फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज का आखिरी रिपोर्ट कार्ड देने का। ये रिपोर्ट कार्ड है सैमसंग का। तो इसमें मेरा साथ देने वाले हैं अभिषेक और अजय। सो अभिषेक, अजय, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नंबर्स की। नंबर्स में क्या रहा? अगर 2023 की बात कर ले तो इस साल उन्होंने 22 मॉडल लॉन्च किए और उनके सब वेरिएंट्स इंक्लूड कर लें तो वो बनता है 41। 2022 के कंपैरिजन में कोई डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम नंबर पिछले साल भी थे। 19-20 का फर्क पड़ रहा है, 19-20 एग्जैक्टली 19-20 एक नंबर का फर्क पड़ रहा है, एक साल कम थे। लेकिन हाफ सेंचुरी से पिछले साल भी चुके थे, इस साल भी चुके थे। लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर सिंगल ब्रांड की बात करें, सब ब्रांड्स को माइनस करते, सैमसंग ने की है सर। सबसे पहला प्लस पॉइंट आपको क्या नजर आया सैमसंग का, अजय? आई थिंक सैमसंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहा है कि ये अपने आप को इन स्पाइट ऑफ सेलिंग फोन्स फ्रॉम 10,000 रुपीज टू 1.5 लाख रुपीज, ये अपनी पोजीशन होल्ड कर पाए। मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है एक ब्रांड को कि एक नीचे की पोजीशन पे अगर वो बेच रहा है अपने ब्रांड को, फिर वो एक हाई एंड मॉडल को लेके आता है, तो उसको एक्सेप्टेंस में थोड़ा चैलेंज आता है। सैमसंग ने आई थिंक उस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से अब पार कर लिया है। वो सारा गेम अच्छी तरह से खेल सकता है। जब आप रेंज देखते हैं कि इतनी बड़ी रेंज क्यों है, तो ऑब्वियसली रेंज बड़ी होगी बिकॉज इनका प्ले ऑफ प्राइस सेगमेंट इज वेरी वाइड। फिर इनकी सेपरेट सीरीज हो जाती है, ऑनलाइन की सेपरेट सीरीज और ऑफलाइन की सेपरेट सीरीज, वो सब मिला के आपको रेंज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। बट आई थिंक इनके ऑफलाइन में तो इनसे बेटर कोई शायद ऑफलाइन मार्केट को अंडरस्टैंड करता नहीं है, और कोई उन्होंने कुछ कसर छोड़ी नहीं है ऑफलाइन के अंदर जी। कि जो जहाँ तक इनकी पहुंच है वहां तक तो शायद किसी और ब्रांड की, उसकी नेक्स्ट जो ब्रांड होगा उसकी पहुंच उसकी 50% होगी या मे बी 60% होगी। तो ये उस लेवल की पहुंच तक पहुंच चुके हैं। तो ये वहां तो इनसे कंपटीशन कोई मतलब ही नहीं है। ऑनलाइन के अंदर भी एम सीरीज डूइंग वेल, सो कंफर्टेबल देयर। अब हर प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे पोजीशन वेल इनफ, तो मेरे हिसाब से ऐसा दे हैव टू कंटिन्यू टू डू जो एक नया चीज करते आ रहे हैं। जैसे एक साल उन्होंने जब एम सीरीज लॉन्च किया था, कि ऑनलाइन के लिए स्पेशल सीरीज लॉन्च कर दिया हमने एम सीरीज, उसके बाद ये आगे लेके आपका ये फोल्डिंग फोन कॉन्सेप्ट को लेके आ गए। अब बात हो रही है कि जो अगला जनरेटिव एआई वाला फोन आएगा, उसकी सबसे पहली कैपेबिलिटी सैमसंग के पास में होगी, क्वालकॉम और सैमसंग के पास में होगी। तो उनको ये एडवांटेज उनको हर समय मिलता रहेगा कि नए जितने भी R&D साइट्स जो नए लॉन्चेस होते हैं, उसमें उनको ये एडवांटेजेस हर समय रहेंगे। तो कुछ ना कुछ नया इनसे आप एक्सपेक्ट हर साल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर प्राइस रेंज की बात करें, जैसा आप बता रहे हैं कि ये पूरा इनका वाइड पोर्टफोलियो है, डिफरेंट प्राइसेस में है, तो इन लोग ने अपने सबसे ज्यादा डिवाइसेस अंडर 25K सेगमेंट में लॉन्च किया। अगर इसमें और डिवाइड करते हैं तो अंडर 15K में उन्होंने 10 डिवाइसेस लॉन्च किए, 25% के करीब शेयर बनता है। और वहीं अगर 25K की बात करें, वो 26% के खिलाफ 11 डिवाइसेस के साथ, यानी कि बजट को पकड़ के रखा हुआ था। 35 3 डिवाइसेस लॉन्च किए, अंडर 50K उन लोग ने 3 डिवाइसेस लॉन्च किए। और उसके अलावा जो टॉप मॉडल है जो उनका अबव 50K, उसमें डिवाइसेस की कमी नहीं थी, उसमें ऑलमोस्ट 14 फोन्स लॉन्च हुए थे। अभिषेक, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लग रहा है इस साल का सैमसंग का आपको? इस साल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट वैसे तो हर साल ही रहता है, बट इस साल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करा उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब एक अकेला मेरे को ऐसा ही लगता है एंड्रॉइड वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड सबसे ज्यादा टाइमली अपडेट्स सैमसंग ही देता है। और उसके ऊपर आपको मिड रेंजर्स में 4 साल के अपडेट्स की कमिटमेंट मिलती है, वो भी सिक्योरिटी नहीं, मेजर एंड्रॉइड OS अपडेट। तो वो आई डोंट थिंक कि कोई ब्रांड अभी तक ढंग से मैच कर पाई है। और फ्लैगशिप्स में भी देखें तो जो फीचर्स अगर इनकी नई फ्लैगशिप में आ रहे हैं, जो हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर लेवल पे लिमिटेड नहीं होते, वो ये लोग पुरानी फ्लैगशिप्स में भी लाते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, यानी कि अपने नए कस्टमर्स तो पुराने कस्टमर्स किसी को नाराज नहीं करें। नए कस्टमर्स को अगर कोई चीज मिल रही है बिकॉज ऑफ हार्डवेयर, वो तो अवेलेबल नहीं करवा सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल की कोई चीज होगी तो उनके पास भी जाएगी। और इंटरेस्टिंगली मिड रेंज वाले फोनों में भी वो फीचर्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो मुझे एक पॉजिटिव चीज नजर आई कि इन लोग ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने सबसे पहले फ्लिप और फोल्ड का चलन किया इंडिया में, क्या दुनिया में, पिछले 4 साल से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। फोल्ड का ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फ्लिप में इस बार मेजर चेंजेस नजर आई। चाहे डिस्प्ले की बात कर ले, चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, चाहे डिजाइन की बात कर लीजिए, ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट था। भाई अगर कॉन्स की बात कर लें तो मुझे ये लगता है कि
डिजाइन पे इनको काफी मेहनत करने की जरूरत बहुत है ज्यादा, बहुत क्योंकि इनके ऑलमोस्ट सिमिलर लगने लग गए हैं सबके फोन। कोई डिजाइन में कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नजर नहीं आ रहा है। डिफरेंस तब पता लगती है जब हम बिल देते हैं कि ये फोन ले ले, अच्छा ये वो था इसलिए इसका इतना पैसा देना पड़ रहा है। इसके अलावा अच्छा आपको क्या लगता है उनका इस साल का माइनस पॉइंट क्या था? एक इनका एक आपने जो बोला इट इज लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड। इनका सबसे बड़ा वीकनेस है जो लोग कमेंट करते हैं इज द फैक्ट दैट कई चीजें उन्होंने ग्रांटेड पे ले रखी हैं कि मतलब वी आर द लार्जेस्ट अमंग्स द लार्जेस्ट, वी आर द बिगेस्ट फैक्ट्री, हमारा R&D बहुत अच्छी है, आधे कंपोनेंट हम खुद बनाते हैं, तो कई चीज़ ग्रांटेड में है। तो इन्होंने शायद कहीं ना कहीं, और थोड़ा वॉल्यूम भी आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि डिज़ाइन इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसे नहीं सीखेंगे तो कोई दूसरा इनको सिखाएगा कि डिज़ाइन इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके फोन्स में एक टिपिकल लुक होती है जिसको मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्ट फॉर दी हाई एंड, आप फोल्डिंग में जाए, हाई एंड पे जाए, एस सीरीज में जाए, उसके अलावा इनके सारे फोन्स आपको बड़ा प्लास्टिक की लुक लगेगा। वो आपको प्लास्टिक लुक इवन रियलमी के फोन्स में भी नहीं लगेगा। तो इनकी जो जिसको हम डिजाइन लैंग्वेज बोले या जिसको हम बिल्ड क्वालिटी बोले, आई थिंक अभी भी इनकी प्राइस के हिसाब से, बिकॉज ये महंगे हैं बाकी ब्रांड से, उस प्राइस के हिसाब से वो बिल्ड क्वालिटी, वो डिजाइनिंग नहीं है। और ये अभी तक शायद कमी इनको खली नहीं है, पर मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कमी आज नहीं तो कल इनको खलेगी। बिल्कुल। और शायद वो साल 2024 ही होगा जब उनको ये चीज खलेगी, अनलेस अनटिल इस पे लोग काम करें। अगर काम कर रहे हैं बैकएंड में तो बात अलग है उसका। अभी तक तो जो लीक्स आ रहे हैं उस हिसाब से ज्यादा काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट। सो अभिषेक आपको क्या लग रहा है इस साल का उनका मिसिंग पॉइंट और क्या था? मिसिंग पॉइंट एक ये था कि जहां उन्होंने फ्लिप में ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स करी वहां फोल्ड को छोड़ दिया है। मतलब चिप अपग्रेड हो गई ठीक है, बट बाकी अपग्रेड्स कहाँ है? कोई अपग्रेड डिजाइन लेवल पे तो आप लोगों ने बोला ही डिजाइन में कोई अपग्रेड नहीं है, और कैमरास में कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, बैटरी सेम है, चार्जिंग स्पीड सेम है। तो वहां पे अब जब बाकी ब्रांड्स बहुत ज्यादा एंटर कर रही हैं, जैसा कि वन प्लस ओपन का डिजाइन बहुत अच्छा था, तो उस हिसाब से अब फोल्ड को भी अपनी गेम एक लेवल अप करने की जरूरत है। यानी कि सैचुरेशन आते हुए नजर आ रही थी और लोग थोड़ा बोर होने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि फोल्ड 4 या फोल्ड 5 डिफरेंस क्या, दिखने में तो कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है। लेकिन इसके अलावा एक्सयनोस पे लगातार सैमसंग कोशिश करता रहता है कि मैं पुश करता रहूं। वो प्लस पॉइंट था इनके लिए, नेगेटिव पॉइंट था? नहीं, वो नेगेटिव पॉइंट ही है अभी तो पिछले एटलीस्ट 2 सालों से। हाँ। क्योंकि मिड रेंज में जहाँ पे क्वालकॉम और मीडियाटेक ने बहुत अच्छा होल्ड बना रखा है अपना, वहाँ सैमसंग एक्सिनोस पुश कर रहा है, बट कोई सच बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। लैग अभी भी होता है फोन एक्सिनोस का, हीटिंग इशू रहता ही है, आप गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आप उसी रेंज में आप दूसरे फोन देखोगे जिसमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 है, तो उसमें ऑफ कोर्स गेमिंग परफॉर्मेंस इज फार बेटर। तो वहां पे एक्सिनोस आई गेस या तो टाइम आ गया है कि बिल्कुल कुछ चेंज करे, या फिर टाइम आ गया है कि उसको डिच करने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां बात कर लेते हैं टॉप 3 डिवाइसेस। आपके हिसाब से नंबर 3 पे सैमसंग का कौन सा डिवाइस था? नंबर 3 पे मेरे हिसाब से Z Flip 5 जी, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स। क्योंकि बहुत मतलब मेन जो कस्टमर फीडबैक था, यूजर फीडबैक था कि वो डिस्प्ले बड़ी करी जाए, जो कवर डिस्प्ले है जी। तो वो उन्होंने बड़ी करी, एक थोड़े अलग डिजाइन में भी दी। तो मेरे हिसाब से Z Flip 5 थर्ड पे रहना चाहिए। और नंबर 2 पे कौन सा डिवाइस आ रहा है सैमसंग का? नंबर 2 पे Galaxy A54। हालांकि था उसमें भी एक्सिनोस ही, बट अगर हम गेमिंग असाइड रखें तो बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी थी फोन की, फोन के कैमरास बहुत अच्छे थे, जो कि हमने रिव्यू में भी बोला है। तो एंड डिस्प्ले अच्छी थी, एक पता लगता है कि आपने एक थोड़ा प्रीमियम फोन पकड़ा हुआ है, में ग्लास बॉडी थी, तो कलर्स भी अच्छे थे, तो इसलिए वो सेकंड में रहना चाहिए। राइट। और इनका सबसे लाइक नंबर 1 पे कौन सा डिवाइस था? नंबर 1 पे Galaxy S23 Ultra, क्योंकि उस फोन में कुछ कमी है ही नहीं, आप कुछ ज्यादा कमी उसमें निकाल ही नहीं सकते आप। मतलब एक कंप्लीट पैकेज था, दाम ज्यादा था लेकिन कंप्लीट पैकेज था। डिवाइस के कैमरास अच्छे थे, परफॉर्मेंस अच्छे थे, बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो थी, थोड़ा इश्यूज आ रहे थे, लेकिन अपडेट्स के बाद वो बैटरी इंप्रूव अनमैचेबल था उस सेगमेंट में अगर हम देखें तो। राइट।
राइट। अरे आपको क्या लगता है कंज्यूमर्स सैमसंग से आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने बोला था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आर&डी पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे, और जो बाकी ब्रांड्स जब तक लाएंगे तब तक ये उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज कंज्यूमर्स देख सकते हैं मे बी, जैसे कि इस साल एक प्लस पॉइंट था जिसके बारे में हमने बात नहीं की, EMI स्कीम इनने काफी अपनी पुश की थी, उसका भी इनको फायदा होते हुए नजर आया, खासकर टायर 2 टायर 3 सिटीज में। एनीथिंग डिफरेंट आप देख रहे हैं 2024 में होते हुए? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से एक्सेप्ट फॉर डिजाइनिंग आई थिंक इन्होंने सारे बेसिस कवर कर रखे हैं अपने। बस एक ही चीज़ है कि जो मुझे लगता है कि कहीं मुझे लगता है कि इन लोगों ने कुछ अपने आप कई चीज़ों को ग्रांटेड में ले लिया है कि ये तो ऐसे चलेगा, ये तो ऐसे एक्सेप्टेबल है, हम सैमसंग हैं। तो शायद वो हाँ थोड़ा सा इनको एक बार अपना वापस गियर अप करके बेस 1 पे जाना पड़ेगा और फिर वापस बेस 1 से आके बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो डिजाइनिंग है वो कंज्यूमर से दिखता है, और बॉटम लाइन ये होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के सैमसंग के रिपोर्ट कार्ड में, और ये था हमारा आखिरी एपिसोड रिपोर्ट कार्ड का। मुझे, अभिषेक और अजय को दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि आपको हमारे रिपोर्ट कार्ड सीरीज की कवरेज कैसी लगी? क्या सुधार आप चाहेंगे हमारे फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड्स में? क्या आप चाहते हैं कि हम लोग ये रिपोर्ट कार्ड सीरीज थोड़ा रेगुलरली करें, क्वार्टरली बेसिस पे करें, या मंथली ट्रैकर एक कंबाइंड रिपोर्ट कार्ड दें? जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो पे कभी मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हैव ए ग्रेट न्यू ईयर।